हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, एनटीपीसी या फिर जेकेएसएसबी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए जो है ये प्लेटफॉर्म बहुत यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम डेली के करंट अफेयर्स जो है वो शेयर करते हैं, एज वेल एज स्टैटिक सब्जेक्ट जो है उसे भी कवर करते हैं थ्रू डिफरेंट टीचर्स जो है वो आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम जो करंट अफेयर कर रहे हैं उसमें आज हमने क्या करना है, आज हमने करना है डेली के करंट अफेयर्स जो 19 और 20 मार्च से होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू सेशन से। Our first question is recently India's participation in the 353rd International Labour Organization Governing Body Meeting। ठीक है, कह रहा है कि अभी इंडिया ने हाल ही में पार्टिसिपेट किया है 353rd जो आईएलओ की कॉन्फ्रेंस हुई है, आईएलओ की मीटिंग हुई है, उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, पूछ रहा है हु लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द आईएलओ गवर्निंग बॉडी मीटिंग इन मार्च 2025 में। ये जो मीटिंग हुई है इसमें इंडिया की तरफ से डेलीगेशन किसने दी है। ठीक है, इंडिया की तरफ से कौन था। ऑप्शंस है आपके पास श्री राजीव चंद्रशेखर, सेकंड ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, थर्ड ऑप्शन इज मिस सुमिता दावरा एंड द लास्ट ऑप्शन इज श्रीमती स्मृति ईरानी। आपको बताना है कि इंडिया की तरफ से इंडिया डेलीगेशन जो है वो कौन था, यानी आईएलओ गवर्निंग बॉडी की जो मीटिंग हुई उसमें इंडिया की तरफ से कौन था। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 5 ऑप्शंस हैं, भूपेंद्र यादव भी है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी मिस सुमिता दावरा जो है वो यहाँ पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे इसकी। ये देखिए, इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द 353rd गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, जो कहां पर हुई ये आपको याद रखना है, जेनेवा में हुई। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, जो हमने कल लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको आईएलओ की कॉन्फ्रेंस जो है वो बताई थी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, ये कहां पर हुई है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये याद रखना आपको, कब से कब तक हुई, 10 से 20 मार्च के बीच में हो रही है। ठीक है, इट मीन आज तक है, ये आज भी इसकी मीटिंग चल रही होगी। तो 10 से 20 मार्च के बीच में ये कंडक्ट हुई है। द इंडियन डेलीगेशन लेड बाय सुमिता दावरा। इंडिया की तरफ से कौन था, सुमिता दावरा थी, जो कौन है, शी इज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में ये सेक्रेटरी हैं, और यही वहां जाएंगी ना, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी वहां पर। ठीक है, highlighted India's achievement in social protection, fair migration, living wages and responsible business conduct। यानी आईएलओ की कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो यानी लेबर से जुड़ी हुई कॉन्फ्रेंस है ये। यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर बोल रहा है कि उन्होंने किस चीज को हाईलाइट किया, उन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरह से सोशल प्रोटेक्शन नॉर्म्स जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं इंडिया में, इंडिया क्या क्या मेजर्स जो है वो ले रहा है सोशल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। फिर उन्होंने बात की वेजेस के बारे में, वेजेस मीन्स सैलरी। ठीक है, सैलरी के बारे में कि क्या लिविंग वेजेस जो हैं वो दिए जाते हैं या क्या फेयर लिविंग वेजेस जो हैं वो होंगे। उसके बाद उन्होंने फेयर माइग्रेशन की बात की, क्योंकि आपको पता है कि जब लेबर का कोई काम करता है तो उनकी माइग्रेशन भी होती रहती है, तो यानी इनसे जुड़े हुए काम, बिजनेस कंडक्ट। ठीक है, तो आपको मेनली क्या याद रखना है, कौन गया इंडिया की तरफ से, शी इज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। What does question number 2 says? Which Indian government entity is providing funding and technical support for the Hyperloop project? बताइए, कौन सी इंडियन गवर्नमेंट की ऐसी एजेंसी है, एंटिटी है, जो क्या करने वाली है, फंडिंग कर रही है, टेक्निकल सपोर्ट दे रही है, साथ साथ पैसा भी दे रही है हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए। नीति आयोग है, इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, जो क्या कर रही है, फंडिंग भी कर रही है, टेक्निकल सपोर्ट भी दे रही है, किसके लिए, फॉर हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव विजिटेड द हाइपरलूप टेस्टिंग फैसिलिटी एट आईआईटी मद्रास। सो राइट ऑप्शन क्या है आपके पास, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री जो है इसे फंड भी कर रही है, एज वेल एज क्या कर रही है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कौन है मिनिस्टर, अश्विनी वैष्णव। वो जाते हैं हाइपरलूप टेस्टिंग जहां पर होती है, कहाँ होती है, आईआईटी मद्रास में होती है, वहां विजिट करते हैं। ठीक है, ये आपको उसके बारे में थोड़ी
इंफॉर्मेशन दी है, द 410 मीटर लॉन्ग हाइपरलूप ट्यूब विल बी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्यूब। वर्ल्ड की सबसे लंबी हाई स्पीड, ज्यादा वाली स्पीड वाली ट्यूब रहेगी कौन सी? 410 मीटर इसकी जो है लेंथ है, हाइपरलूप ट्यूब। ठीक है, इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री इज प्रोवाइडिंग फंडिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए, What when is Ordnance Factories Day observed in India? Ordnance Factories जो हैं उनका दिन कब मनाया जाता है? 16 मार्च को, 17 मार्च को, 18 मार्च या फिर 19 मार्च को? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे या फिर 20 मार्च को। ठीक है, सो ये मनाया जाता है 18 मार्च को। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे जो है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 18 मार्च को। ठीक है, अब यहाँ दिया थोड़ा सा इसके बारे में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे 2025 इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 18 मार्च, जो हमने डिस्कस किया। उसके बाद ये बोल रहा है कि एक नेशनल इवेंट है जिसे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल ऑन द 18th ऑफ मार्च एवरी ईयर ऑल ओवर इंडिया। पूरा जो हर साल जो है वो ये पूरे भारत में मनाया जाता है। और मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 18 मार्च को। ठीक है, 18 मार्च को। ठीक है, पर्पस क्या है? टू कमेमोरेट द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया एट कौसीपुर नियर कोलकाता इन 1801। क्या पर्पस है? पर्पस ये है कि याद करना किस चीज को, किसका कंट्रीब्यूशन याद करना कि जो हमारी पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉलोनियल टाइम्स में लगी थी, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर लगी थी। और कहां पर लगी थी? वो लगी थी कौसीपुर नियर कोलकाता। कब लगी थी? 1801 में। ब्रिटिशर्स का टाइम था, तो फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां पर लगती है? 1801 में लगती है, कौसीपुर नियर कोलकाता। और ये इसीलिए जो है ये दिन मनाया जाता है इसकी याद में। ठीक है, Where is the Faya Paleo landscape which has been nominated for UNESCO World Heritage Site located? क्या नाम है? पाया पैलियो लैंडस्केप, पैलियो लैंडस्केप which has been nominated, जिसको नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में बहुत सारी आती हैं साइट्स, जिसमें अभी हमने क्या पढ़ा था, टेंटेटिव लिस्ट में जो है मुडुमल के मेनहिर जो है उनका भी नाम आया है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए, ये स्टेटस के लिए नॉमिनेट किसको किया गया है? नॉमिनेट किया गया फाया पैलियो लैंडस्केप। और ये कहाँ पर है? क्या ये सऊदी अरबिया में है, ओमान में है, शारजा में है, यमन में है या फिर कतार में है? ये आपको बताना है। ठीक है, सो ये कहां पर है? ये है शारजा में। कहां पर? शारजा। तो आपने बस इतना याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी प्रिंटिंग प्रेसेस आर करेंटली यूज्ड फॉर बैंक नोट प्रोडक्शन इन इंडिया? बैंक नोट जो बनते हैं इंडिया में उनके लिए कितने प्रिंटिंग प्रेसेस अभी यूज हो रहे हैं इंडिया में? ठीक है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। 2, 3, 4 या 5 जहां पर नोट छपते हैं, बैंक नोट प्रोडक्शन होता है, बनते हैं। ठीक है, या 6? ये ऑप्शंस आपके पास। द राइट आंसर इज सी। द राइट ऑप्शन इज सी। तो यानी 4 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं जहां पर बैंक नोट की प्रोडक्शन होती है। तो देखेंगे, देखिए, करंटली बैंक नोट्स आर प्रिंटेड एट 4 प्रेसेस एंड कॉइन्स आर मिंटेड एट 4 मिंट्स। ठीक है, दोनों का 4 ही है। 4 प्रेसेस में बैंक नोट्स जो हैं वो प्रिंट होते हैं, छपते हैं। और कॉइन्स की अगर हम बात करें तो ये भी 4 मिनट्स में छपते हैं। ठीक है, द न्यू बैंक नोट्स एंड कॉइन्स आर रिसीव्ड एट 19 इशू ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू 2800 करेंसी चेस्ट ऑपरेटेड बाय शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, तो इसके बारे में इतना कुछ खास आपने याद नहीं रखना है, पर ये बता रहा है कि नए बैंक नोट जो हैं या नए कॉइन्स अगर आते हैं तो उनको कहाँ पर, ये जो आईओज होते हैं, इश्यूज ऑफिसेज होते हैं, ये कितने हैं? 19 हैं। यहाँ पर इनको रिसीव किया जाता है जो नए बैंक नोट्स वगैरह होते हैं, और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। करेंसी चेस्ट ये भी कोई समझो एक एजेंसीज टाइप की हैं जहां पर ये फिर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। और जहां पर इनको ऑपरेट कौन करेगा? शेड्यूल्ड बैंक्स ऑपरेट करेंगे। तभी तो पैसा मतलब बैंकों में आएगा, पहले प्रिंट होगा, आएगा, उसके बाद जो है वो पैसा मार्केट में पहुंचता है। ठीक है, इसी तरीके से होता है। सो रिनोन्ड ओडिया, यानी ओडिया मीन्स ओडिशा के हैं ये। ठीक है, बड़े जाने माने हैं ओडिया के पोएट। क्या नाम है इनका? रामकांत रथ। क्या नाम है? रामकांत रथ। वो अभी पास अवे हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। पूछ रहा है कि उन्होंने कौन सा प्रेस्टिजियस, एक बड़ा ही जाना माना अवार्ड जो है, ठीक है, वो अवार्ड के रेसिपिएंट रहे हैं, यानी वो अवार्ड रिसीव किया था। जनपथ अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड,
पद्म भूषण अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड या फिर सरस्वती सम्मान। ओडिया पोइट हैं रामकांत रथ। कौन सा अवार्ड जो है उससे इन्हें नवाजा गया था, अब ये इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज राइट, पद्म भूषण अवार्ड। कौन सा इनको मिला था, पद्म भूषण अवार्ड के रेसिपिएंट रह चुके हैं, ठीक है। ये कहाँ के थे, उड़ीसा के थे, वहीं पे पास अवे हो चुके हैं, ठीक है। He held several key positions, including serving as the Chief Secretary of Odisha before retiring in 1992. ठीक है, 1992 में ये रिटायर होते हैं, लेकिन उससे पहले ये सेक्रेटरी रह चुके होते हैं, चीफ सेक्रेटरी रह चुके होते हैं ओडिशा के, ठीक है। काफी जाना माना नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, Who was the captain of India Masters in the International Masters League 2025 final? बताइए। इंडिया मास्टर्स का कैप्टन कौन रहा है जो इंटरनेशनल मास्टर्स लीग हुई है, जिस तरह से इंडियन प्रीमियर लीग होती है, आईपीएल वगैरह होती है, उस तरह से इंडियन मास्टर्स लीग है, ठीक है। इंडियन मास्टर्स लीग में इंडियन मास्टर्स का कैप्टन कौन रहा है ये आपको बताना है 2025 के फाइनल में। राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, सौरव गांगुली या फिर वीरेंद्र सहवाग, बताइए कौन रह चुका है। ये हैं सचिन तेंदुलकर, यानी सचिन तेंदुलकर जो है वो कैप्टन है इंडियन मास्टर्स के, जो इंडियन मास्टर्स लीग हुई 2025 की फाइनल, ठीक है। उसमें कौन थे, सचिन तेंदुलकर। किसको हराया है, देखो वेस्ट इंडीज को हराया है, ये भी याद रखना। किसको हराया है, डिफीटिंग वेस्ट इंडीज बाय 6 विकेट्स, ये नहीं याद रखना, बट आपको याद रखना किसको हराकर जो है इंडिया ये जीता। इंडिया जो है वेस्ट इंडीज को हराया इसने फाइनल में, ठीक है। और ये ग्रैंड फिनाले कहां पर हुआ, कौन सा स्टेडियम है, एसवीएनएस इंटरनेशनल स्टेडियम। Which organization has developed high-speed microprocessor Vikram 3201 and Kalpana 3201 for space missions? स्पेस मिशंस के लिए किसने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डेवलप किया है, उन्होंने डेवलप किया है हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर, हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर। और नाम क्या है माइक्रो प्रोसेसर का, दो है ना, विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ये हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर हैं। और पूछ रहा है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किए हैं स्पेस मिशंस के लिए, बताना आपको। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो आंसर बहुत इजी है, इसरो। आंसर इज इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ही क्या किया है, इसको जो है बनाए हैं, क्या बनाए हैं, ये हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किए हैं फॉर स्पेस मिशंस। और नाम क्या इनके ये याद रखने हैं, विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201, ठीक है। अब इसरो ने किसके साथ मिलकर बनाया, ये भी है, इसरो एंड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी डेवलप टू इंडिजीनियस मतलब लोकली जो अपने देश में बनाए हैं इंडिजीनियस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स, जिनके नाम ये हैं फॉर स्पेस एप्लीकेशंस। विक्रम 3201 इज इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर फॉर लॉन्च व्हीकल्स। किसके लिए बनाया गया है, ये भी आपको पता चल गया, लॉन्च व्हीकल्स में इस्तेमाल होने के लिए माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूज हुआ है, मतलब बना है माइक्रो प्रोसेसर फॉर लॉन्च व्हीकल्स। और अगर हम बात करें कि पहला कौन सा इंडिया का इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर, देखो विक्रम 3201 इज इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर फॉर लॉन्च व्हीकल्स, ये आपको याद रखना है। कौन सा है पहला जो फुली इंडिजीनियस है, पूरा अपने ही देश में बना हुआ है, वो है विक्रम 3201। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द छत्रपति शिवाजी फर्स्ट टेम्पल इन विच डिस्ट्रिक्ट, बताइए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छत्रपति शिवाजी को लेकर एक मंदिर जो है, पहला मंदिर, ठीक है, छत्रपति शिवाजी के नाम पर जो पहला मंदिर जो है वो कहां पर बना है, किस डिस्ट्रिक्ट में बना है महाराष्ट्र की, वारदा, थाने, सतारा या फिर लटूर। सो द राइट आंसर इज थाने। कहां पर, थाने, ठीक है। तो आपको पता है कि जो पहली ट्रेन थी इंडिया में, पहली रेलवे लाइन थी जो कहां से कहां तक स्टैब्लिश की गई थी, वो थी मुंबई टू थाने, ठीक है। सो जिसमें अगर हम बात करें कब की बात है, ये 1853 की, लॉर्ड डलहौजी के टाइम की, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हमने बात की है छत्रपति शिवाजी की, तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्या है, शिवाजी जो थे
वो मराठा एम्पायर से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो शिवाजी जो हैं उनके बेटे होते हैं संभाजी, उनके बाद साहू जी। तो आपको इतना कुछ खास याद नहीं रखना है, वो हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। लेकिन शिवाजी जो है, शिवाजी की सीट कहाँ पर थी, शिवाजी कहाँ से रूल करते थे, वो मैंने आपको पढ़ाया है कि शिवाजी कहाँ से रूल करते थे। वो सतारा से रायगढ़ जो है वो उनकी कैपिटल थी। कौन सी कैपिटल थी? रायगढ़ उनकी कैपिटल थी, नॉट सतारा, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड छत्रपति शिवाजी महाराज फर्स्ट टेम्पल इन भिवंडी थाने डिस्ट्रिक्ट ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी एज पर द हिंदू लूनर कैलेंडर। द सीएम कॉल्ड इट अ नेशनल टेम्पल। सीएम इसको क्या बोलते हैं कि नेशनल टेम्पल है, हाईलाइटिंग इट्स इंस्पिरेशनल वैल्यू एंड शिवाजी महाराज लेगेसी। शिवाजी महाराज फॉट फॉर गॉड, कंट्री एंड फेथ, ensuring the right to worship इष्ट देवास। द ग्रैंड टेम्पल स्पैन्स 4 acres in merit। ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। अच्छा, ये देख लो कि किसने इसको डिजाइन किया है, आर्किटेक्ट कौन है, विजय कुमार पाटिल, जिन्होंने इसको डिजाइन किया है, ठीक है, इस मंदिर को बनाया है। और स्कल्प्टर यानी जो मूर्ति बनाते हैं, स्कल्प्टर कौन है, अरुण योगीराज। शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई है, और कितनी, 6.5 फीट की, 6.5 फीट की शिवाजी की मूर्ति जो है वो बनाई गई। और बनाई किसने है, अरुण योगीराज ने। और अगर हम बात करें इस मंदिर को डिजाइन किसने किया हुआ है, हु डिजाइन द टेम्पल ऑफ शिवाजी महाराज, तो वो है विजय कुमार पाटिल, ठीक है। कहां पर है, थाने में बना। कंगड़ वैली नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क, कंगड़ वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बताइए, तमिलनाडु में है, राजस्थान में है, केरला में है, या फिर छत्तीसगढ़ में। कंगड़ वैली नेशनल पार्क, तो ये कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है छत्तीसगढ़ की, ठीक है। हैज बीन एडेड टू इट्स टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। लाइक मुदुमल मेहिर जो है, हमने पढ़े कि वो उन्हें भी किसमें वो किया गया है, शामिल किया गया है, यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, उसमें डाला गया है। तो इसको भी उसमें डाला गया है, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किसको डाला गया है, कंगड़ वैली नेशनल पार्क को। कहां पर है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। और अगर हम ये जो नेशनल पार्क है ना, ये इस पार्क की अगर हम बात करें तो इसका नाम किस पर दिया हुआ है, कंगर रिवर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रहेगा कि ये कंगर रिवर जो है, पहले तो ये बताया ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, कोलाब रिवर की। और आपको याद रहेगा कंगर रिवर है तो कंगर रिवर के नाम पर ये बनी है, तो कंगर रिवर कहाँ होगी, उसकी लोकेशन भी याद रहेगी, ठीक है। कंगर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, कोलाब रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर स्कीम पीएम युवा, है ना, एक पीएम युवा स्कीम हमने पढ़ी 3.0, हमने कल ही ये जो है वो डिस्कस की थी, ठीक है। हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू गाइड होम, कल परसों ही हमने ये की है, जिसमें बोल रहा है कि पीएम युवा 3.0 स्कीम जो है उसे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। बिल्कुल सही है। लॉन्च किसके लिए किया गया है, किसको गाइड करने के लिए किया गया है, आपको ये बताना। क्या ये स्कीम यंग राइटर्स के लिए है, साइंटिस्ट के लिए है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, या फिर टीचर्स के लिए, ये आपको बताना है। सो द राइट आंसर इज, हमने पहले भी डिस्कस किया, यंग राइटर्स के लिए। किसके लिए, यंग राइटर्स के लिए है कि जो भी लिखना चाहते हैं, लिखने में इंटरेस्टेड है, उनको जो है वो क्या किया जाएगा, बाद में उनको पहले उनकी सिलेक्शन होगी, क्योंकि ये जो स्कीम लाई गई है इसके तहत जो भी सिलेक्ट होते हैं उनको फिर बाद में क्या होगा, उनकी ट्रेनिंग जो है वो जो भी एमिनेंट राइटर्स होंगे उनके द्वारा इनकी ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाएगी, ठीक है, ताकि वो भी क्या कर सके, वो भी आगे आने वाले समय में और ज्यादा हम बोल सकते हैं कि अपने काम को और ज्यादा फर्निश कर सके, ठीक है। सो पीएम युवा स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च कर रही है, ये याद रखना है। फिर किसके लिए कर रही है, ये कर रही है यंग राइटर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द डेडिकेटेड ऐप फॉर द पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ये भी हमने पढ़ा था हाइलाइट्स में, पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ठीक है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम में किसने डेडिकेटेड ऐप जो है वो एक लॉन्च किया है, यानी पीएम इंटर्नशिप स्कीम का एक ऐप लॉन्च किया गया है, किसने किया है आपको ये बताना। अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, निर्मला सीतारमन ने, या फिर चिराग पासवान ने। तो द राइट आंसर इज निर्मला सीतारमन। अब ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम हमने पहले भी डिस्कस की है। तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम में क्या है कि जिन बच्चों का 21 से 24 साल की एज है, वो बच्चे जो हैं उनको कुछ स्किल्स जो है वो सिखाए जाएंगे, ठीक है। उनको इंटर्नशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें इंटर्नशिप जो है वो 1 ईयर का रहेगा
और साथ में उनको क्या दिया जाएगा, मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, कितने का, 5,000 का प्लस और 6,000 का उनको जो ईयरली है वो स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, जब मंथली की हम बात करें तो 4,500 उनको कंपनी वाले देंगे, 500 गवर्नमेंट की, 4,500 गवर्नमेंट की तरफ से होगा, 500 कंपनी की तरफ से होगा। प्लस हमने उसमें ये भी देखा था कि ये क्यों है, ये इसलिए है ताकि बच्चे जो हैं, सिंपली बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं, उसके बाद बच्चे क्या कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई स्किल्स की कमी है, उनके पास स्किल्स नहीं है, तो यानी सब नौकरियों के पीछे ही भाग रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें अबाउट 500 कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है, जिसमें आपका जब नाम आएगा इस इंटर्नशिप स्कीम की लिस्ट में, जब आपने अप्लाई किया होगा उसके बाद आपका नाम आएगा, तो आपने जो भी ऑप्ट किया होगा कि मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप करनी है, आपको वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जैसे आपको प्रोवाइड की जाती है ऑयल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में, तो आपको वहां पर इंटर्नशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, फिर आप वो इंटर्नशिप करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा, फिर आगे आपके आने वाले काम में जहां पर आप अपना फ्यूचर देखते हैं, जहां आप आगे काम करना चाहते हैं, तो वहां पर आपके लिए ये सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे हम उसको, यूजफुल रहेगा। ठीक है, एज वेल एज ऐसा भी होता है कि अगर आप उसी कंपनी में आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप वहां भी कर सकते हो, ऐसा भी प्रोविजन है। ठीक है, तो ये किया किसने है, ये ऐप लॉन्च ये किया हुआ है निर्मला सीतारमन ने, जो अभी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a dedicated app for the PM internship scheme to facilitate easy registration for phase 2 of initiative. Application for this phase will be accepted until 31st March. कब तक ये खुला है, ये सेकेंड फेज चल रहा है, फर्स्ट फेज हो चुका है 2024 अक्टूबर में ये कुछ निकला था, अब ये 31 मार्च जो है 2025 तक इसका सेकेंड फेज जो है वो कंप्लीट होगा। इट मीन्स यहाँ तक जो है आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो इस तारीख तक। ठीक है, जो बच्चे करवाना चाहते हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, वो करवा सकते हैं। और इसमें जो इंटर्नशिप होती है ना वो पार्ट टाइम की होती है, ये भी याद रखना, पार्ट टाइम का काम होता है आपको जो इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ताकि बच्चा जो है अगर वो पढ़ रहा है तो स्टडी के साथ मैनेज कर सके, अगर वो कुछ और कर रहा है तो उस चीज के साथ भी मैनेज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस विद रिस्पेक्टिव फीचर्स। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज होती है और फिर एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। एक्सरसाइज हुई, मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन सी, आर्मी के बीच में हो रही है, लेकिन उस मिलिट्री एक्सरसाइज में उसके फीचर्स पूछे कि उसमें कुछ खास क्या है, उस एक्सरसाइज में क्या उसके कुछ खास फीचर्स हैं, ये हमको बताने हैं। फर्स्ट इज बोंगो सागर 2025 एक्सरसाइज, सेकेंड इज खंजर 12 2025, थर्ड इज धर्म गार्जियन 2025, फोर्थ इज एक्सरसाइज गरुड़ 2025। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करूंगी इसको। सो देखो बोंगो सागर के आगे क्या लिखा है, एरियल कम्बैट ट्रेनिंग बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के बीच में, पहली बात तो ये याद रखो, और एरियल कम्बैट ट्रेनिंग है। ठीक है, एयर से जुड़ी हुई है। खंजर 2 के बाद सामने इसने क्या लिखा है, खंजर 12 के सामने इनहांसिंग इंडो पैसिफिक मिलिट्री सिनर्जी। ठीक है, धर्म गार्डियन के सामने है स्ट्रेंथनिंग मारटाइम सिक्योरिटी इन द बे ऑफ बंगाल, फोर्थ अर्बन वॉरफेयर एंड काउंटर टेररिज्म इन किर्गिस्तान। ठीक है, सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, आपको मैच करने हैं। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज सी। क्या है, सी जो है वो सही आंसर है। तो देखेंगे, हम आंसर में देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वहां से आपको समझ आ जाए। देखिए मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो अभी हमने इस क्वेश्चन में पढ़ी उनके बारे में देखेंगे। देखो सबसे पहले एक्सरसाइज बोंगो सागर पढ़ी, उसके सामने क्या लिखा था, एरियल कम्बैट वाली। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेशंस इन्वॉल्व, पहले आपको याद रखना है कौन सा देश इसमें इन्वॉल्व, वहां क्या लिखा हुआ था, फ्रांस भी लिखा हुआ था। ठीक है, लेट्स सी वंस अगेन, वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है इंडिया एंड फ्रांस, है ना, बोंगो सागर में आपने मैच करने थे। सो बोंगो सागर में देखें इंडिया और बांग्लादेश है, कौन सी है, बोंगो सागर, बोंगो से मतलब थोड़ा आप समझ रहे हैं, बांग्लादेश, बी से भी याद रखेंगे। और कहां पर हुई ये, बे ऑफ बंगाल में हुई। क्या एम था, स्ट्रेंथनिंग मारटाइम सिक्योरिटी, टैक्टिकल प्लानिंग एंड ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन,
कि जो भी मार्टाइम प्लानिंग है उसे कोऑर्डिनेट किया जाए, एज वेल एज जो ऑपरेशंस हैं उन्हें कोऑर्डिनेट किया जाए, मार्टाइम सिक्योरिटी के लिए, समुद्र की सिक्योरिटी के लिए, वो सब चीजें। ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है बोंगो सागर, और कहाँ हुई, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज खंजर। कौन सी, खंजर। तो खंजर जो है ये हमने पढ़ी थी, याद होगा आपको, ये कल कल भी किया क्वेश्चन, परसों भी किया है ना, पढ़ी थी ना ये। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते थे कि खंजर का कहाँ पर मैच होगा। सो ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में है, ये हमने ऑलरेडी कवर किया था। फिर इस ये होस्ट कहाँ पर हुई है, इट मीन्स कहाँ पर हुई, तोकमोक किर्गिस्तान, किर्गिस्तान में ही हुई है, तोकमोक जगह है वहां पर। इसका क्या फीचर है, कुछ खास क्या है इसके बारे में, enhancing special forces interoperability focusing on urban warfare and counter terrorism under the UN mandate। UN mandate के अंतर्गत जो है वो क्या करना है इसने, काउंटर टेररिज्म का काम करना है, मेन आप ये याद रखें। ठीक है, काउंटर टेररिज्म के लिए है। ठीक है, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, उसका सामना करने के लिए। ठीक है, चलिए अब ये भी हमने पढ़ी थी। अगर आपने इधर से आपको दो भी ऑप्शन याद होंगे ना, तो आपका क्वेश्चन आसानी से आंसर्स तक जो है वो आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, धर्म गार्डियन। धर्म गार्डियन एक्सरसाइज जो है, देखो यहाँ पर नेशंस कौन सी हैं, इंडिया और जापान। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल्स, जो हमने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की थी स्टार्टिंग में ही, उसमें धर्म गार्डियन भी थी। ठीक है, तो धर्म गार्डियन तो हमने पहले भी बहुत बार पढ़ ली हुई है। तो इंडिया और जापान के बीच में धर्म गार्डियन होती है। ठीक है, चलिए ये कहां पर हुई, ये होती है ईस्ट फुजी। कहां पर है, ये ट्रेनिंग एरिया है, फुजी कहां पर है, जापान में है, तो ये याद रखना जापान में हुई है। एम क्या है, इंप्रूविंग जॉइंट काउंटर टेरर ऑपरेशंस, डिजास्टर रिलीफ ड्रिल्स एंड मिलिट्री सिनर्जी इन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, या फिर कोई डिजास्टर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, या फिर टेररिज्म से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, उन सभी को काउंटर करना इनका पर्पस था। तो ठीक है, ये हो गई हमारे पास कौन सी, धर्म गार्डियन, इंडिया और जापान। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, यहां से देखें। छोटा सा करेंगे इसको पहले, 1 मिनट एक साथ लाएंगे। सो यहाँ पे क्या बोला, बोंगो सागर। बोंगो सागर कहाँ पर आएगी, बोंगो सागर जो है अब यहाँ किसके बीच में है, और इसमें क्या दिया था, इसमें दिया था कि बे ऑफ बंगाल में हुई है, तो बोंगो सागर का ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, खंजर 12, कौन सी बोल रहा है, खंजर 12। तो खंजर 12 जो है वो कहां पर हुई है, वो थी एनहांसिंग इंडो पैसिफिक मिलिट्री सिनर्जी, या फिर अर्बन वॉरफेयर एंड काउंटर टेररिज्म इन किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान वाली है ना। अब अगर आपको वहीं से याद होगा, खंजर वाली कहाँ हुई है, किर्गिस्तान में हुई है, और उन्हीं के बीच में हुई है, किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में। तो यानी बी का 4, ए का 3, बी का 4। नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट है हमारे पास धर्म गार्डियन। धर्म गार्डियन मैंने अभी बताया, तो वो किसके लिए है, एनहांसिंग इंडो पैसिफिक मिलिट्री सिनर्जी। इंडो पैसिफिक के लिए ये ना, जिसमें काउंटर टेररिज्म की बात की गई, जिसमें मिलिट्री ऑपरेशंस को की बात की गई। ठीक है, सो ये कहां पर है, धर्म गार्डियन होगी, उसका फीचर है एनहांसिंग इंडो पैसिफिक मिलिट्री सिनर्जी। सो यानी सी का 2। अगर आपको लास्ट का नाम भी पता है तो डी का 1 हो ही जाएगा। गरुड़ का क्या हो जाएगा, वैसे भी गरुड़ एक बर्ड ही होता है। गरुड़ मीन्स, गरुड़ का एक क्या है, ये सिंबल जो है गरुड़ रेफर्स टू एरियल, उड़ने का ही है। ठीक है, सो ये भी याद रहेगा। नहीं भी याद रहेगा तो आप 3 तक पहुंच गए, तो आपको एक लास्ट वाला अपने आप ही बन जाएगा। सो क्या है, ए का 3, बी का 4, सी का 2। यहां से देखें, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो हुआ ये करेक्ट, ए का 3, बी का 4, सी का 2, और लास्ट वन ए का ना भी पता है तो डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेयर कैरकल हैज बीन रिसेंटली स्पॉटेड एट विच टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। किसी एक राजस्थान के टाइगर रिजर्व जो है उसकी बात कर रहा है। वहां पर एक टाइगर रिजर्व में कौन देखा गया है, एक कैरकल देखी गई है, और ये कैरकल जो है वो रेयरली देखी जाती है, बहुत कम देखी जाती है। तो ये कहाँ पर देखी गई है आपको बताना है। ये एक वाइल्ड कैट की तरह है, उसकी एक स्पीशीज है। तो कहाँ पर देखी गई है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये है राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, यानी ये न्यूज में चल रहा है, तो ये याद रखना आपको, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व इज इन राजस्थान। ठीक है, और क्या देखा गया है, रेयर कैरकल। लास्ट क्वेश्चन,
चंद्रयान 5 मिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। हमने कल बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था कि चंद्रयान 1 2 3 4 5 तक हम पहुंचे हैं, तो क्या क्या हुआ, किसके क्या फीचर्स थे, क्या कुछ करने, कौन सा वाला मिशन कहाँ कहाँ गया था, वो सब हमने दिखा था। जो चंद्रयान मिशन इज रिलेटेड टू द मिशन फॉर मून, मून के लिए है ये मिशन, ये आपको याद रखना, चंद्रयान मीन्स मून। अच्छा, मून के लिए यान, जहाँ पे हम चंद्रयान के द्वारा जो है वो मून की विजिट करेंगे और वहां पर जो है कुछ सैंपल्स इकट्ठे करेंगे या जो भी पर्पस है। पांचवा जो ये चंद्रयान मिशन है ये कंडक्ट किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, इंडिया तो होगा ही डेफिनेटली, और उसके साथ कौन सी कंट्री के साथ कोलैबोरेशन करके किया जाता है। कल हाईलाइट्स में इसको अच्छे से डिटेल करके जो डिटेल्स है इसकी वो एक्सप्लेन की थी। सो द राइट आंसर इज जापान। किसके साथ? इंडिया और जापान। ठीक है। The Indian government has approved the ambitious Chandrayaan 5 mission, which marks a significant milestone in lunar exploration. The mission is being conducted in collaboration with Japan. किसके साथ हो रहा है? जापान के साथ मिलके जो है वो इंडिया चंद्रयान 5 मिशन कंडक्ट करेगा। और इसमें अगर हम कुछ खास फीचर्स देखें तो इसमें क्या है, 250 किलो का रोवर होगा। 250 किलो का, ये पहली बार ऐसा होगा कि जब हम चंद्र मिशन के लिए जो है चंद्रयान जो है उसमें क्या भेजेंगे हम, 250 किलो का जो रोवर है, रोवर मतलब एक गाड़ी जो वहां पर जाकर चलेगी और फिर वो सैंपल्स इकट्ठे करके या जो भी इमेजेस वगैरह है वो हमें देगी। ठीक है। सो ये क्या है, 250 kg का रोवर है, इतना बड़ा, विच इज 10 times heavier than the 25 kg प्रज्ञान रोवर। देख रहे हो आप, 10 गुना बड़ा है ये प्रज्ञान रोवर से। प्रज्ञान रोवर कहाँ इस्तेमाल हुआ था? चंद्रयान 3 में। अब कल वाले अगर आपने देखा है तो आपको बहुत ईजी होगा इसको समझना। हमने पढ़ा था कि चंद्रयान 3 में कौन सा वाला रोवर इस्तेमाल हुआ था, उसका नाम था प्रज्ञान। चंद्रयान 1 जो है वो 2018 में गया, 2008 में गया, और चंद्रयान 1 जब जाता है तो वो कुछ हद तक जो है वो हमें इमेजेस भेजता है धरती पर, चांद की। ठीक है। फिर दूसरा जो है चंद्रयान 2019 में 2019 में गया, लेकिन वो सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं कर सका। ठीक है। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने, इसरो ने थर्ड चंद्रयान भेजा, चंद्रयान मिशन 3, और जब वो चंद्रयान मिशन 3 भेजा तो उस टाइम जो है सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी और इंडिया ने बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन जो है वो कमाया उस वजह से। ठीक है, पूरी दुनिया में। बात करें चंद्रयान 3 में तो लैंडर का नाम क्या था, जो लैंड किया जिसने, वो था मून की सरफेस पे जिसने लैंड किया, और मून की सरफेस पर नहीं था, मून की साउथ पोल पर लैंडिंग कहाँ हुई थी, मून के साउथ पोल पर। और कौन था लैंडर? लैंडर का नाम था विक्रम। और बात करें अगर रोवर की तो उस टाइम रोवर जो था उसका नाम था प्रज्ञान, ये आपको याद रखना। और जिस जगह पर उसने लैंड किया था विक्रम लैंडर ने, उस जगह का नाम है शिव शक्ति पॉइंट। नरेंद्र मोदी ने उसका नाम क्या रख दिया था? शिव शक्ति पॉइंट रखा था। ठीक है। सो ये रोवर जो है, जो अब जो जाएगा 250 किलो का, ये तो उससे 10 गुना बड़ा है। और उसकी कितनी थी केजी, कितना था वो? 25 kg था बस। अपग्रेडेड रोवर विल कंडक्ट डिटेल स्टडी ऑफ द मून। अब ये जो अभी जाएगा जो इतना बड़ा है, ये क्या करेगा? डिटेल्ड स्टडी ऑफ मून सरफेस, मून किस चीजों से बना है, उसमें क्या क्या है, वहां की सरफेस कैसी है, पूरा उसके बारे में, उसकी सरफेस के बारे में, उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेगा। फर्दर एनहांसिंग इंडिया स्पेस रिसर्च कैपेबिलिटीज, ताकि आने वाले समय में इंडिया की रिसर्च कैपेबिलिटीज और अच्छे से बढ़ जाए और इंडिया इस तरह से आगे और रिसर्चेस जो है वो करता चले। ठीक है। बात करें अगर चंद्रयान 4 की तो वो 2027 तक भेजा जा सकता है। सो ये आपके पास थे आज के 15 क्वेश्चंस जिनको हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ किया। आई होप आपका जो आज का सेशन है वो आप सबको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।